हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी की। तो बिल्कुल सीधे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 6 की एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपकी क्लास 6 में टोटल 8 चैप्टर है, जो कि ये है। तो आज इस वीडियो में हम लोग सौर मंडल में पृथ्वी को कवर करेंगे, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से हम लोग इसे समझेंगे। हालांकि ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए यूज़फुल है, तो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग चैप्टर वाइज चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके कवर करते चलेंगे। पहला चैप्टर है आपका सौर मंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम है। तो पहला चैप्टर आपसे ये कह रहा है ज्योग्राफी का कि सूर्य के बाद आकाश को देखना कितना आसान लगता है। मतलब सूर्य के बाद नहीं, सूर्य के बाद कैसे हो सकता है, सूर्यास्त के बाद। सूर्योदय के समय तो हाँ, सुबह सुबह का जो लालिमा हम लोग देखते हैं, जो उषा किरण देखते हैं, उस टाइम तो ठीक लगता है। लेकिन 10 बजे के बाद का जो समय है कि आप आसमान को देख पाते हैं, उतने आराम से नहीं देख सकते। हाँ, अस्त होने के बाद आराम से देख पाते हैं हम लोग। तो सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है हम सभी को। आसमान में पहले 1 या फिर 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना भी नहीं कर सकते। उन्हें क्या कहेंगे आप? उन्हें आप तारे कहेंगे। हालांकि सूर्य भी एक तारा है, लेकिन उसके पास इतनी ज़्यादा प्रकाश है, इतनी ज़्यादा ऊष्मा है, जिसकी वजह से वो मतलब अब जब वो सूर्य निकलते हैं तो सिर्फ वही दिखाई देते हैं, और बाकी जितने भी तारे हैं वो सब नहीं दिखाई देते। अब ये निकलने का मतलब ये नहीं है कि वो समुद्र से निकलते हैं और अस्त होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो घूमती है पृथ्वी, ठीक है। तो जब घूम जाती है तो रात हो जाता है, और रात हो जाती है तो हमें बाकी जो छोटे छोटे तारे होते हैं, वो छोटे नहीं, वो बड़े ही होते हैं, लेकिन वो इतनी दूर है जिसकी वजह से हमें छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण आकाश जो है वो छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं, है ना। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, ठीक है। कोई टिमटिमाता हुआ तारा भी होता है, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती हैं, ठीक है। अन्य से अलग होती है, मतलब कुछ ज़्यादा ही टिमटिमाते हैं, कुछ कम, और कुछ बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल शांत रहते हैं। उनके पास लगता है कि बहुत ही मौन अवस्था में है। तो ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान होते हैं, है ना। किसके समान होते हैं? चंद्रमा के समान होते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, और ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आपको मालूम है चंद्रमा जो है वो कभी कभी गोलाकार में दिखाई देता है, हालांकि वो कटता नहीं है। उसका एक रीज़न है। कभी कभी पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है, जिसको कि हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, फुल मून कहते हैं। और कभी कभी हम लोग को जो सिर्फ ऐसे, मतलब ये किनारे वाला साइड बहुत ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है, और ये पूरा अंधेरा होता है, पूरा ये कवर होता है। इसको बोलते हैं न्यू मून, यानी इस दिन को क्या कहते हैं? अमावस्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि आप तो जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है? अर्थ होता है, और अर्थ के चारों ओर मून होता है। तो मून जो है जब सूर्य के सीधी में पड़ती है, सीधी रेखा में पड़ती है, मान लीजिए कि ये है सूर्य और ये है, अभी आपको बताया मैंने कि सूर्य के ऊपर पीछे आगे पीछे जो है वो चंद्रमा घूमता है, और चंद्रमा के ऊपर क्या? मून होता है। तो ये है आपका अर्थ यानी पृथ्वी। तो पृथ्वी के चारों ओर मान लीजिए ये मून है, और ये मानना नहीं है, ऐसा होता है क्योंकि जब सूर्य निकलता है, सूर्य की प्रकाश जब सीधे पड़ती है तो चंद्रमा जो है वो पूरा न्यू मून की स्थिति में हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि सूर्य जब सामने होती है तो चंद्रमा जो है हमें नहीं दिखाई पड़ता है, और जब सूर्य अपनी रोटेट होता है, मतलब घूमता है, तो हमें चंद्रमा पूरी तरीके से साफ दिखाई देती है, क्योंकि अंधेरा हो जाता है, और जाहिर सी बात है कि अंधेरा हमें दिखाई देगा। तो ये 4-5 कंडीशन होते हैं कि हमें कभी चंद्रमा जो है वो पूर्ण रूप से दिखाई देता है, जिसको कि हम लोग पूर्णिमा कहते हैं, और कभी अंधेरा वाला जो ये होता है, ये अंधेरा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे सूर्य की सीधी प्रकाश पड़ती है, तो ये अमावस्या वाला हिसाब किताब हो गया, ठीक है। और सूर्य की कभी कभी हमें ऐसे दिखता है, वो जैसे जैसे रोटेट करता है चंद्रमा की स्थिति वैसे वैसे बनती है। कभी ऐसे होगा, कभी आपको एकदम हल्का सा दिखाई देगा, ठीक है, कभी इतना बड़ा सा दिखाई देगा,
कभी वैक्सिंग में दिखाई देगा आपको, कभी आपको बिल्कुल हाफ क्वार्टर में, मतलब फर्स्ट क्वार्टर कभी होगा, कभी हाफ क्वार्टर होगा, लास्ट क्वार्टर होगा, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आप पूर्ण चंद्र को लगभग इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात, इसको पूर्णिमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? फुल मून यानी पूर्णिमा कहते हैं, जिसमें हमें पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। ये नए चंद्रमा की रात्रि होती है, न्यू मून यानी अमावस्या होता है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, मतलब आसमान में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो आप अच्छे से देख सकते हैं। तो क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय में चंद्रमा और इन सभी छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं क्यों नहीं देख पाते हैं? इसका रीज़न ये है कि जो सूर्य है वो इतना चमकीला होता है, उसमें इतनी ऊष्मा, इतनी प्रकाश होती है कि आप उसके सामने कोई भी वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती। अब यहाँ एनसीईआरटी में ही आप साइड पेस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपसे चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आपको जैसे बताया गया है कि इसमें एक टॉर्च है, टॉर्च के ऊपर आप एक कागज़ रख लीजिए और कागज़ पर टॉर्च जला दीजिए और कागज़ में ऊपर ऊपर इस तरीके से बूंदी बूंदी आप क्या कर दीजिए, छेद कर दीजिए, होल्ड कर लीजिए और उसके बाद कमरे की लाइट को ऑफ़ कर दीजिए। और लाइट को जब आप ऑफ़ करेंगे तो ये चमकीली चमकीली चीज़ें जो हैं स्टार की तरीके से जो आपने कागज़ में छेद किया हुआ है वो आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर वहीं आप लाइट को ऑन कर देते हैं तो वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो छोटे छोटे से होते हैं। वो जो रूम का जो लाइट है, जो CFL है, जो LED बल्ब है जो आपका है, वो इस छोटे छोटे लाइट से ज़्यादा उसमें ऊष्मा है, ज़्यादा उसमें प्रकाश है, इस वजह से ये छोटी छोटी हो जाती है। तो यही रीज़न होता है कि हमें दिन के समय ये होते तो हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो बहुत चमकीला होता है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय में चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होते हैं? सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में हमें चमकती दिखती हैं वो है खगोलीय पिंड, है ना? क्या होती है? खगोलीय पिंड होता है। हालांकि मून के पास भी तारा नहीं होता है, वो मून लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, अपने ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है, रिफ्लेक्ट करता है। और तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं, उसी में से एक होता है आपका सूर्य। ठीक है, सूर्य क्या होता है? वो बड़े आकार का होता है, गर्म होता है, इनके पास में अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है। और लेकिन ये भी एक प्रकार का तारा है, सन भी एक प्रकार का स्टार है। इसके पास अपनी ऊष्मा और इतनी प्रकाश होती है कि उसके सामने बाकी छोटे छोटे जो तारे हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपको मालूम है कि सूर्य के प्रकाश जो सीधी पड़ती है, इस वजह से हमें ये पूर्ण नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि आपको तो मालूम है कि मून जो है वो हर 27 दिनों में घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है, जिसकी वजह से मून की जो स्थितियां हैं वो बदलती रहती है, मून की स्थितियाँ जो हैं वो बदलती रहती हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के और चमकीले और गर्म होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं। ठीक है, सन क्या है? ये गैसों से बना हुआ है, जिससे इनके पास में अपनी ऊष्मा प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। तो इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक प्रकार का तारा होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के बारे में आपसे मैं बोल रही थी कि आप एक करिए कि लाइट को ऑफ़ कर दीजिए, उसके बाद कागज़ लीजिए, उसके बीच में आप छोटा छोटा होल करिए, उसके बाद टॉर्च जलाइए और देखिए फिर क्या होता है। आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च की, एक सादा कागज़ की, पेंसिल की और एक सुई की। कागज़ के बीच में टॉर्च को इस प्रकार रख दीजिए कि उसका कांच जो है वो कागज़ से सटा हो, मतलब एकदम चिपका करके कागज़ को, टॉर्च मान लीजिए ये है तो कागज़ को एकदम इस तरीके से चिपका करके रख दीजिए। ठीक है, अब आप टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींच दीजिए और कागज़ पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद कर दीजिए। अब आप कागज़ के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें और टॉर्च के चारों ओर कागज़ को लपेट करके रबर बैंड लगा दीजिए उस पर। उसको फिक्स करना भी तो ज़रूरी है, तभी तो आप एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। तो ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज़ के बाहर रहे, टॉर्च की तभी तो आप जला पाएंगे, बाहर रहेगी तो। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुँह करके इस टॉर्च को ले करके कुछ दूरी पर खड़े हो जाइए और
दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दीजिए। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालिए। अब दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदु आपको दिखेंगे जो लगेंगे कि आप स्टार टाइप, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रात के समय में आसमान में तारे चमकते हैं। अब क्या करिए, अब कमरे की सभी बत्तियों को फिर से जला दीजिए। तो अब क्या पाएंगे, प्रकाश के सभी जो बिंदु थे वो लगभग अदृश्य हो गए। हालांकि वो हैं, लेकिन वो अदृश्य इसलिए लग रहे हैं क्योंकि रूम की लाइट जो थी वो ज़्यादा तेज़ थी आपके टॉर्च वाली लाइट से। आप इसकी तुलना इस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। आगे कह रहा है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या फिर प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं और वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। कारण ये है कि अब सूर्य की दूरी तो आप जानते हैं पृथ्वी से कितनी है, लेकिन तारों की दूरी और ज़्यादा है। और सूर्य में अपनी ऊष्मा प्रकाश मतलब ये एक गैसों से बना होता है, गैसों से बना होता है जो कि आपकी रिफ्लेक्ट करते हैं, जो मिलकर के इतनी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करती हैं जिसकी वजह से हमें गर्मी महसूस होती है, लाइट बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन जो तारे हैं वो बहुत, हालांकि गर्म भी उसमें भी है, लेकिन वो इतनी दूर हैं कि उनकी गर्मी हमें उतना अनुभव नहीं होती है, ठीक है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज वो कितना छोटा दिखाई देता है, इतना छोटा दिखाई देता है कि आपको लगेगा कि आप उसको उठा करके अपने पॉकेट में डाल देंगे। लेकिन क्या ऐसा आप कर सकते हैं क्या? नहीं, ये दूरी की वजह से होता है, हमें छोटा दिखता है, हालांकि वो छोटा होता नहीं है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, ठीक है। अर्सा मेजर और बिग बियर बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि, सप्त यानी 7, ऋषि मतलब संत, सप्तऋषि 4 तारे होते हैं ना, 7 तारे। ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग होता है। सप्तऋषि अर्सा मेजर का भाग होता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि डायग्राम आप 1.1 देखिए, तो ये क्या अर्सा मेजर का भाग होता है सप्तऋषि, ठीक है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी भी बड़े व्यक्ति से आप कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा में, जिसे कि इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता था। ये उत्तर दिशा में कौन सा तारा? ये ध्रुव तारा कहा जाता था। अपने ऊपर की दिशा में, उत्तर की दिशा में देखिए तो ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है। इसमें आपको यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हैं, इसमें ध्यान से समझिए, सप्तऋषि समझ चुके हैं आप। तो ये जो सप्तऋषि है इसकी सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति आप जान सकते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में यदि मिलाते हैं तो ये एक काल्पनिक रेखा इसमें खींची जाए और उसे आगे और बढ़ा दिया जाए, ठीक है। क्या किया जाए? आगे और बढ़ा दिया जाए, काल्पनिक रेखा समझिए आप इसको। तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है आपको। क्या करता है? ये क्या है? ध्रुव तारा। अब आप ये जानिए, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। ग्रह के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वो तारों से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। जिसे कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं। जैसे कि सूर्य की चारों ओर पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के चक्कर लगाती है क्या? चंद्रमा, और चंद्रमा के इर्द गिर्द कौन से? प्लैनेट है, और प्लैनेट के भी इर्द गिर्द है जिसको बोलते हैं सैटेलाइट, है ना। तो इसे ग्रीक भाषा में प्लैनेटाई शब्द से बना हुआ है ये प्लैनेट, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक यानी चारों ओर घूमने वाला।
पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये एक ग्रह है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा पर देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देगी। अब आपके सामने आया ये सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को समझिए आप। सोलर सिस्टम, सौर परिवार जो है आपका, ये सूर्य और उसके परिवारों से मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। कितने परिवार हैं? 8 परिवार हैं। आप देख सकते हैं ये 8 परिवार हैं, ठीक है। ये 8 परिवार में इन सब की दूरी के हिसाब से इसको बताया गया है, इसको एडजस्ट किया गया उनकी दूरी के हिसाब से, कौन कितनी दूरी पे है सूर्य से, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है आपका क्या? ये छोटे छोटे पत्थर हैं, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र की पट्टी है। इसके अंदर का जो ये 4 ग्रह आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं इनर प्लैनेट, और इसके बाहर के जो ये सब आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं आउटर प्लैनेट। अब क्या फ़र्क है दोनों में? इनर प्लैनेट जो है, ये सब अंदरूनी वाला जो ग्रह है, मतलब सूर्य के पास जो है, ये पहली बात कि ये सूर्य के पास होते हैं, और दूसरी बात कि ये सॉलिड होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं। ये सारे ग्रह, ये चारों मिट्टी के बने होते हैं। और इसमें कौन कौन है आपके? मरकरी है, वीनस है ना, अर्थ है आपकी, मंगल है। ये चारों क्या है? ये इनर प्लैनेट में आते हैं, जो कि मिट्टी के बने हुए हैं। और ये सारे जो बाहर 4 है, ये आपके आउटर प्लैनेट है। ये आउटर प्लैनेट है, ये सूर्य से बहुत दूरी है, इसलिए यहाँ पे ठंड बहुत होती है। क्योंकि ये क्या है? ये हालांकि ये गैस और लिक्विड से बने होते हैं, लेकिन यहाँ ठंड बहुत होती है क्योंकि सूर्य से इसकी दूरी बहुत होती है। तो ये 8 ग्रह है सूर्य के चारों ओर, ये आपके सारे ग्रह हैं। बुध है, ये उनकी दूरी देख लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रिक भी मिलेगा, जिससे कि आप दूरी को आसानी से याद कर पाएंगे। सूर्य से दूरी मतलब बढ़ते क्रम में कौन कौन से ग्रह हैं। तो सूर्य के बाद है सबसे नज़दीक ग्रह है बुध, फिर है आपका शुक्र, फिर है क्या? मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब कुछ जो इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है वो आप देखिए। सबसे पहले बुध के बारे में। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण बुध जो है वो 88 दिनों में लगाता है, और बुध अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 59 दिनों में। शुक्र की बात करिए, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने दिनों में? 255 दिन में लगाता है, शुक्र होता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 243 दिनों में। पृथ्वी तीसरे नंबर पे, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगाने में 365 दिन लेता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करता है, ठीक है। और उसकी चंद्रमा की संख्या 1 है। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में लगाता है, और अपने अक्ष पर कितने दिनों में घूर्णन करता है? 1 दिन में। और इसकी चंद्रमा की संख्या कितनी है? 2 है। पृथ्वी की 1, मंगल की 2। बृहस्पति 5वीं दूरी, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल लगाता है। ध्यान रखिएगा, बृहस्पति 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में लगाता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 9 घंटे 56 मिनट। और चंद्रमा की संख्या बृहस्पति की कितनी है? 53 है। कितनी है? 53 है। शनि की बात करिए, जो कि 6ठा दूरी है सूर्य से। ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में लगाता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 10 घंटे 40 मिनट में। शनि की चंद्रमा की संख्या है लगभग 53। 7वां ग्रह है आपका यूरेनस, जो कि सूर्य से 7वीं दूरी पे है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 दिन में लगाता है, 84 साल में लगाता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 17 घंटे 14 मिनट। और यूरेनस की चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। नेपच्यून जो है, ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में लगाता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 16 घंटे 7 मिनट। और नेपच्यून की चंद्रमा की संख्या है 13। सबसे ज़्यादा नेपच्यून चंद्रमा की संख्या है आपके बृहस्पति और शनि के। आंतरिक ग्रह, अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं, और ये मिट्टी चट्टानों से बने होते हैं। आंतरिक ग्रह कौन से 4 ग्रह हैं वो आप जान गए हैं। और बाह्य ग्रह में वो होते हैं जो कि सूर्य से बहुत दूर है, और ये बहुत बड़े आकार के होते हैं। ये गैस और तरल चीज़ों से बना होता है, तरल पदार्थों से बना होता है, और यहाँ पे ठंड बहुत होती है।
आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह होता है और ये हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो कि सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ऐसे हमारी पृथ्वी पे 7 अन्य ग्रह हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी होते हैं और आपने देखा सबसे ज़्यादा किसके पास होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग सौर मंडल के बारे में। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, आपने देखा ना जो वो बीच में जो टुकड़े होते हैं पत्थर वाले, क्षुद्र ग्रह, उसकी पट्टी होती है वो। और ये भी ध्यान रखिए अब जो क्षुद्र ग्रह होता है वो किसके किसके बीच में होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है, ठीक है। ये सब छोटे छोटे फैक्ट वाले क्वेश्चन है जो बन जाते हैं। तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है सौर परिवार का, सूर्य। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो आइए सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब आइए हम बात करते हैं ग्रह के बारे में जो कि सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 पर, अभी हमने सौर परिवार के बारे में, मुखिया के बारे में तो आपने जान लिया कि वो कितने गर्म होते हैं, कितने बड़े होते हैं, हाँ। और अब हम उनके आजू बाजू जो ग्रह घूमते हैं उनके बारे में बात करेंगे। 8 ग्रह सूर्य की दूरी के अनुसार ये हैं बुध, सबसे नज़दीक का ग्रह बुध होता है, फिर शुक्र है, फिर हमारी पृथ्वी है जिस पे हम निवास कर रहे हैं, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। याद नहीं हुआ क्या आपको? नहीं हुआ तो अब याद हो जाएगा। ये My very efficient mother just served us nuts। अब आपको याद हो जाएगा। My यानी मरकरी, V very यानी V for Venus, E for Earth, M for क्या? मार्स यानी मंगल, J for जुपिटर, S for Saturn, U for यूरेनस, N for नेपच्यून। अब याद हो गया होगा। तो सूर्य से बढ़ती दूरी है। नेपच्यून सबसे दूर का ग्रह है, उससे पहले आपके यूरेनस आता है, उससे पहले सैटर्न आता है, फिर इससे पहले जुपिटर आता है यानी बृहस्पति, और ये सब बाहरी ग्रह है और ये सब आपके इनर ग्रह है, ठीक है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध सूर्य के सबसे करीब था ना, आपने देखा ना ऊपर, तो सबसे करीब का ग्रह है और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगता है बुध को, क्योंकि ये बहुत नज़दीक है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भैया? क्योंकि इसकी आकार और जो आकृति होती है वो बिल्कुल पृथ्वी के समान होती है, यानी दोनों एक समान है तो जाहिर सी बात है होते नए नक्श मिल रहे हैं तो वो जुड़वा भाई या बहन होंगे, तो वही वाली स्थिति है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह ही माना जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड लाइक 2003 UB 313 सीरस और प्लूटो ये बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले जो हम स्कूल टाइम में जानते थे ना कि आइए कुछ और भी जानते हैं, तो चलिए वही जानते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल, ठीक है। ये क्या बोलते हैं? सोलर गॉड, समथिंग ऐसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही है, तो अगर आपको याद आ रही है तो प्लीज़ बताइएगा। तो सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल कहा जाता है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखिए आप, ठीक है, बैठ के लिखिए। शब्द की उत्पत्ति
ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए लिए गए शब्द हो सकते हैं। जैसे कि जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का विवरण। जियोग्राफी मतलब पृथ्वी का विवरण कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिनमें जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। हमने पृथ्वी को के बारे में लिख रहे हैं, यानी विवरण कर रहे हैं। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक हम जानते हैं। यहाँ पे ज्योग्राफी बना है जियो प्लस लॉजी से, ठीक है, मैट्रिया और ये ऑइड है। क्या? लॉजी मतलब पृथ्वी का अध्ययन, मैट्री मतलब पृथ्वी का मापन, ऑइड्स यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। इंटरेस्ट था ना पहले, कितने तारे हैं, कितने दूर है, क्या है ना, दिन में कहाँ चले जाते हैं, तो ये कुछ हमेशा से ही मोहित रहा है। और खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, ठीक है। जो सूर्य से जो प्रकाश आती है उससे चमकते हैं। कौन? ग्रह और चंद्रमा, क्योंकि उनके पास अपनी प्रकाश नहीं होती है, वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। अब आइए जिस पे हम निवास कर रहे हैं उनके बारे में जानते हैं। पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी हुई है, वो आप देखते हैं ना, ये पृथ्वी वो ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी हुई आपको प्रतीत होती है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो चपटी हुई है। भूआब का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म होती है और न ही अधिक ठंडी होती है, परिवर्तित होते रहते हैं मौसम। यहाँ पे पानी और वायु उपस्थित है जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन भी मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है वो नीले रंग की दिखाई पड़ती है। वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना कि पृथ्वी किस कलर की दिखाई देती, तो आप कहेंगे ब्लैक, नहीं, ब्लू, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए नीला प्रतीत होता है। ऐसा नहीं कि आसमान का कलर के रिफ्लेक्शन से पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं हम चंद्रमा के बारे में, जिसको हम डेली चमकते हुए कहते हैं और कहते हैं हम कि चांद की तरह खूबसूरत। अंतरिक्ष से लिया गया ये चंद्रमा का फिगर है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 होता है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, इसलिए हमें ये बड़े दिखाई देते। ये भी दूर रहते तो तारे की तरह छोटे छोटे चमकते दिखाई देते। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना? 3,84,400 km। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं कि कितनी दूरी होगी। यहाँ पे ये रॉकेट का प्रक्षेपण बनाया गया है, मानव निर्मित उपग्रह है। ये किस तरीके से प्रक्षेपण होता है रॉकेट का, पृथ्वी पर किस तरीके से गिरता है, फिर क्या होता है, उपग्रह का कक्षा में किस तरीके से प्रवेश होता है। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इतनी दूरी के बावजूद कितने मिनट? 8। अब रोचक तथ्य ये है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो मालूम करिए आप ये कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो कि ग्रहों के चारों ओर
उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से उपग्रह ग्रह के चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह की बात की जाए तो ये एक कृत्रिम पिंड होता है और ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया होता है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इस रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, इसे किसके द्वारा? रॉकेट के द्वारा, और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। ये सब उपग्रह हैं। तो आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो चक्कर लगाते रहते हैं ना, इसीलिए ऐसा होता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं होती हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है, जब पूर्ण काल हो जाता है पूरा। अब बात करते हैं जो क्षुद्र ग्रह के बारे में हम लोग बात करते थे, जो कि इनर और आउटर में इसको काटे हुए हैं। तो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। इन पिंडों को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया किस बीच में बताया? मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट करके अलग हो गए हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन क्षुद्र ग्रह के बारे में। अब बात करते हैं उल्का पिंड के बारे में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इतने करीब आ जाते, इतने नज़दीक होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ में घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर के जल जाते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है? चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जैसे कि धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। आप देखते हैं आसमान से कोई चीज़ें गिर गई तो पूरा वो एरिया गड्ढा हो जाता है। तो क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह होता है, ठीक है। लाखों तारों का ये समूह होता है और ये पट्टी आकाश गंगा कहलाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिल्की वे कहते हैं। ये है आकाश गंगा, है, जो कि लाखों तारों का ये समूह होता है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, तो इसलिए इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादल, गैस की एक प्रणाली होती है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के किसका? ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ में अपना संबंध बता सकते हैं? जैसे ये लड़की बता रही है, बताइए ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध। आप पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। आप पृथ्वी पे हैं और पृथ्वी क्या है? ये सौरमंडल का एक भाग है, ठीक है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है ना? आकाश गंगा का, मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का भाग है, और सौरमंडल किसका? और आकाश गंगा का भाग है, एक भाग है जो कि ब्रह्मांड का हिस्सा है। और ये क्या है? ये ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो इस तरीके से इसको बताई गई है। तो ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए आप कि इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। और ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें आपका स्थान कहाँ पे है वो आप बताइए।
ठीक है, तो ये चैप्टर था आपका सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम मैं बोल रही हूँ, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, और ये यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका ग्लोब, अक्षांश और देशांतर है। इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में बहुत ही डीपली अध्ययन करेंगे, बहुत इंटरेस्ट के साथ, ताकि दोबारा पढ़ने की आपको एनसीईआरटी ज़रूरत ना पड़े। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।